अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हियर आई एम मारिया नदीम फ्रॉम मारियास लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में एंटीबॉडीज़ को डिस्कस किया था। एंटीबॉडीज़ को देखा था, इसके इंट्रोडक्शन को देखा था कि क्या होती है एंटीबॉडीज़। फिर हम लोगों ने उसके स्ट्रक्चर को देखा कि क्या मेन स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखी कि एंटीबॉडीज़ की क्लासिफिकेशन किस बेस पर होती है। एंटीबॉडीज़ की जो क्लासिफिकेशन होती है वो हैवी चेन की बेस पर होती है। जिस टाइप की हैवी चेन प्रेजेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी को इसका एक पर्टिकुलर नाम मिल जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो किसी एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर प्रेजेंट थे जबकि बाकी क्लासेस के अंदर नहीं थे। मेरी आपसे सजेशन ये है कि आप लास्ट वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें, उसके बाद आप इस लेक्चर की तरफ आएँ। अगर आप डायरेक्टली इसकी तरफ आ जाएंगे तो हो सकता है कि आपको इतने अच्छे से समझ ना आए। फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आईजीएम यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन एम। आईजीएम को आईजीएम क्यों कहा जाता है? अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपको पता चल गया होगा, हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है कि किसी भी एंटीबॉडी को उसका नाम क्यों मिलता है। आईजीएम को आईजीएम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो हैवी चेन प्रेजेंट होती है वो होती है म्यू चेन, म्यू हैवी चेन। तो इसी वजह से म्यू की वजह से इसको इसका नाम मिल गया आईजीएम। ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होती है जो इसके अंदर 5 अमीनोग्लोबुलिन जो वाई शेप स्ट्रक्चर होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और जो इन्हें ज्वाइन करने वाला मॉलिक्यूल होता है या प्रोटीन होती है वो होती है जे चेन। ये देखिए यहाँ पर 5 वाई शेप के जो मॉलिक्यूल्स हैं 5 टाइप्स के, वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। और याद रखिएगा ये सारी अलग अलग एंटीबॉडीज नहीं होती, इनके स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं होते, एक ही एंटीबॉडी होती है, मोनोमारिक होती है, जो कि आपस में कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और जुड़ते किस वजह से हैं? जे चेन के थ्रू जुड़ते हैं और ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अंदर हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं होता। डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हिंज रीजन क्या होता है और वो क्यों प्रेजेंट नहीं होता, और अगर प्रेजेंट नहीं होता तो उसकी जगह क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। हिंज रीजन नहीं प्रेजेंट होता तो उसके साथ साथ क्या होगा, अगर हिंज रीजन जिन एंटीबॉडीज़ के अंदर एब्सेंट होता है तो वहाँ पर एक एडिशनल डोमेन प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर जो अमीनोग्लोबुलिन डोमेन होंगी वो होंगी 4 अमीनोग्लोबुलिन डोमेन्स प्रेजेंट होंगी। आईजीएम 2 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, एक होती है मोनोमेरिक फॉर्म और दूसरी होती है पेंटामेरिक फॉर्म। जो मोनोमेरिक फॉर्म होती है वो बी सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है और वहाँ पर वर्क करती है एज अ बीसीआर यानी कि बी सेल रिसेप्टर के तौर पर काम कर रही होती है। जबकि जो पेंटामेरिक फॉर्म होती है वो सिक्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है सीरम के अंदर। याद रखिएगा, अगर सेल की सरफेस के ऊपर बी सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है तो वो मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगी, लेकिन अगर वो सीरम के अंदर या फ्लूइड के अंदर सिक्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो होगी पेंटामेरिक फॉर्म के अंदर। 5 वाई शेप स्ट्रक्चर जो आपस में लिंक्ड होंगे जे चेन के थ्रू। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। एक डेवलपिंग फीटस में सबसे पहले जो एंटीबॉडी सिंथेसाइज होती है या बनती है वो होती है आईजीएम, और बी लिम्फोसाइट भी सबसे पहले आईजीएम को ही बनाता है। आई मीन टू से कि एक बी सेल्स जब भी एंटीबॉडीज को बनाएगा तो वो सबसे पहले आईजीएम को ही बनाएगा। प्री बर्थ और आफ्टर बर्थ दोनों ही कंडीशंस में, बर्थ से पहले का टाइम हो या बर्थ के बाद का टाइम हो, जब भी एक बी सेल जो है वो एंटीबॉडीज को बनाएगा तो वो सबसे पहले आईजीएम को बनाएगा, फिर उसके बाद बाकी जो वो होती हैं एंटीबॉडीज बनती हैं। इसके साथ साथ जब भी किसी भी टाइप के एंटीजन की बॉडी में एंट्री होती है तो उसके अगेंस्ट भी जो सबसे पहले एंटीबॉडी बनती है वो आईजीएम ही होती है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है आईजीएम। आपने इसको ऐसे ही याद रखना है जैसे कि ये जो आईजीएम है ये सब एंटीबॉडीज़ की माँ है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को या घर में तो सबसे पहले जो एक्टिवेट होती है, सबसे पहले जो काम करती हैं वो होती है हमारी मदर, हमारी माँ, हमारी अम्मी। तो इसी तरह ये जो आईजीएम है ये भी सबसे पहले अपना रोल परफॉर्म कर रही होती है, चाहे वो फिटस के टाइम पर हो, सबसे पहले इसने बनना है। बी सेल कोई भी एंटीबॉडीज बनाएगा तो सबसे पहले वो आईजीएम को बनाएगा। प्राइमरी रिस्पॉन्स में भी सबसे पहले जो इन्वॉल्व होती है वो आईजीएम होती है। किसी एंटीबॉडी एंटीजन की एंट्री होती है तो सबसे पहले वहाँ पर जो एक्टिवेट होगी, सबसे पहले जो पहुँचेंगी सिक्रिएट होगी वो आईजीएम ही होगी। इसके साथ साथ ये क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे के अंदर हाईली एफिशिएंटली वर्क कर रही होती है। वहाँ पर जितने भी कॉम्प्लीमेंट पाथवे हैं, मतलब क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे वो जो होता है वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है।
वो एंटीबॉडीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। वहाँ पर सिर्फ 2 टाइप की एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो वर्क कर रही होती है, एक होती है आईजीएम और एक होती है आईजीजी। तो आईजीएम और आईजीजी में से भी सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंटली एक्टिवेट करता है क्लासिकल पाथवे को, वो होती है आईजीएम। और वो क्यों करता है उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने अपने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिस्कस किया था, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे को डिस्कस किया था। इसके साथ साथ ये एग्लूटिनिन और कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीबॉडी भी है। अगर इसकी वैलेंसी की बात करें कि आईजीएम की कितनी वैलेंसी होती है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होते हैं हाथ, यानी कि इसके पकड़ने की ताकत। जिस तरह हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हमारी वैलेंसी जो है वो 2 है, क्योंकि हम लोग एट अ टाइम 2 चीज़ों को पकड़ सकते हैं क्योंकि हमारे 2 हाथ हैं। इसी तरह आईजीएम की जो वैलेंसी होती है वो 10 होती है। अब 10 कैसे होती है, देखें, एक मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है, हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं वैसे इस चीज़ को। एक मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो 2 होती हैं, यानी कि वाई शेप स्ट्रक्चर के अंदर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं। तो ये पेंटामेरिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है जब भी सीरम के अंदर सिक्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ये क्या करेगा, वहाँ पर इसके 5 जो वाई शेप स्ट्रक्चर हैं वो आपस में कंबाइन हैं। तो इन हर 5 में से हर एक के पास 2 हैं, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 10 हो जाएंगी। तो इसकी जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं वो 10 होती हैं, या अगर वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी भी क्या होती है, वो 10 ही होती है। नेक्स्ट एंटीबॉडी है आईजीजी, अमीनोग्लोबुलिन जी। आईजीजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो हैवी चेन होती हैं वो गामा चेन की बनी होती है, तो इस वजह से गामा के अकॉर्डिंग इसको नाम मिल गया आईजीजी। मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ अम्यूनोग्लोबुलिन इन द सीरम, सीरम में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ की जो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती हैं, जो सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है वो होती है आईजीजी, और ये टोटल सीरम की 80% प्रेजेंट होती है। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन होती है। एग्जिस्ट इन अ मोनोमेरिक फॉर्म, इनका मोनोमेरिक फॉर्म ही होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक वाई शेप स्ट्रक्चर होगा। हैज़ हाईएस्ट एंटीजन बाइंडिंग एफिनिटी, और इनकी जो एफिनिटी होती है किसी भी एंटीजन के साथ बाइंड करने की वो सबसे ज़्यादा होती है। वैलेंसी की बात करें तो कितनी वैलेंसी होती है, या एंटीजन बाइंडिंग साइट की बात करें तो वो दो ही होती हैं, क्योंकि एक वाई शेप स्ट्रक्चर है, वाई शेप स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, तो एट अ टाइम 2 एंटीजन के साथ ये बाइंड कर सकता है। आईजीजी की और भी सब क्लासेस हैं, यानी कि ह्यूमंस के अंदर आईजीजी एंटीबॉडी एक ऐसी एंटीबॉडी है जिसकी सब टाइप्स भी हैं, सब क्लासेस भी हैं, और वो किस बेस पर हैं, वो इनके वाई शेप स्ट्रक्चर का जो हिंज रीजन होता है उस और उसमें प्रेजेंट डाइसल्फाइड की बेस पर इसको 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है ह्यूमंस के अंदर। वो कौन कौन सी हैं, IgG1, IgG2, IgG3 और IgG4। आप देख रहे होंगे इनका ये जो स्ट्रक्चर है वो हिंज रीजन और उसके अंदर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसके अंदर डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट हिंज रीजन है वो IgG3 के अंदर है, और उसी के अंदर सबसे ज़्यादा डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इनके फंक्शंस को देखते हैं। इसका जो सबसे मेन फंक्शन होता है, जब भी हम लोग बात करते हैं कि भाई प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली एंटीबॉडी, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्कस होता है आईजीजी, क्योंकि ये एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि जिसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो डेवलपिंग फीटस के अंदर प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। मदर की बॉडी के अंदर आईजीजी प्रेजेंट हो रही होती है, वो मदर की बॉडी के अंदर जो फीटस डेवलप हो रहा होता है उसको क्रॉस करके वहाँ तक डेवलपिंग फीटस तक पहुँचती है, वहाँ पर जाके जो इम्यूनिटी है उसको प्रोवाइड करती है। आई याद रखिएगा IgG1, IgG3 और IgG4, सिर्फ इन 4 में से सब क्लासेस में से सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसी क्लासेस हैं जो कि एबिलिटी रखती हैं प्लेसेंटा को क्रॉस करने की, और जो क्रॉस नहीं करता वो करता है IgG2। 2 नंबर है ना, IgG2, आपने इस तरह इसको याद रखना है कि 2 नंबर है। 2 नंबर को कहीं पर भी जाने की परमिशन नहीं मिलती, इससे इसको भी इतनी परमिशन नहीं मिलती कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सके। तो आपने 2 नंबर से याद रखना है कि IgG2 है, ये 2 नंबर है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती है। इसके अलावा इनका एक और रोल भी होता है कि ये क्लासिकल पाथवे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करने में भी इन्वॉल्व होते हैं। वहाँ पर भी सारी इन्वॉल्व नहीं होती, वहाँ पर जो IgG4 है वो एक्टिवेट नहीं कर पाती है क्लासिकल पाथवे को, और जो सबसे ज़्यादा पोटेंट होती है, जो सबसे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करने में, वो होती है IgG3। सबसे ज़्यादा IgG3
एक्टिवेट करती है, फिर उसके बाद IgG1, फिर IgG2, और जो नहीं कर पाती वो होती है IgG4। उसके अलावा ये वर्क कर रही होती है एज अ ऑप्सोनिन। ऑप्सोनाइजेशन के प्रोसेस में, ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, जिसको बोलते हैं प्रमोशन ऑफ फेगोसाइटोसिस। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर किसी भी एंटीजन को चारों तरफ से सराउंड कर लिया जाता है, कवर कर लिया जाता है। ये जो IgG है, जब भी कोई एंटीजन आता है तो उसको IgG क्या करती है, चारों तरफ से उसको कवर कर लेते हैं, उसके एंटीजन के सराउंडिंग में कोट बना लेती हैं, उसको घेर लेती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो भी फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है, तो वो फ़ौरन से वहाँ पर आते हैं, उसको इनगल्फ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो IgG के रिसेप्टर्स होते हैं, इसके FC पोर्शन के अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स, जो कि एक फेगोसाइटिक सेल्स है, उसके ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं FCR। तो ये जो IgG है वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट FCR के साथ जाके बाइंड करते हैं। वहाँ से फिर वो क्या होता है, जब वो बाइंडिंग होती है तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो पूरे के पूरे उस कॉम्प्लेक्स को अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं। तो इसलिए इसको ऑप्सोनाइजेशन को कहा जाता है। ऑप्सोनाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है प्रमोशन ऑफ फेगोसाइटोसिस। ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को। और जो IgG है वर्क कर रही होती है एज अ ऑप्सोनिन। नेक्स्ट एंटीबॉडी IgA। इसके अंदर जो हैवी चेन प्रेजेंट होती है वो होती है अल्फा। सो अल्फा के अकॉर्डिंग इसको इसका नाम मिल गया IgA। IgA हमारी बॉडी के सिक्रेशंस में प्रेजेंट होते हैं, जितने भी टाइप की सिक्रेशंस होती हैं लाइक स्लाइवा, टेयर्स, नोजल म्यूकस, प्रोस्थेटिक फ्लूइड, वेजाइनल सिक्रेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर जो म्यूकस प्रेजेंट होती है, म्यूकस सिक्रेशंस होती हैं, उन सब के अंदर IgA प्रेजेंट होती है। और ये सिक्रेशन जनरली हमारी बॉडी के उन एरियाज में प्रेजेंट होती हैं या उन बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होती है जो कि इन्वायरमेंट से डायरेक्ट एक्सपोज हो रहे होते हैं, जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है हमारी बॉडी के साथ। सो वहाँ पर IgA प्रेजेंट होती है। बॉडी में जितनी भी सिक्रेशन होती है उनमें IgA प्रेजेंट होती है। एयर, वाटर, फूड के थ्रू जो भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं ये उनके साथ डील करती है और वहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसकी भी ह्यूमंस के अंदर सब क्लासेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि IgA की भी सब क्लासेस प्रेजेंट होती है। एक होती है IgA1 और एक होती है IgA2। IgA1 जो है इसकी ज़्यादा कंसनट्रेशन जो प्रेजेंट होती है, मोर प्रिवेलेंट होती है कहाँ पर, सीरम के अंदर। जबकि IgA2 जो है वो ज़्यादातर सिक्रेशंस के अंदर प्रेजेंट होती है, जो जितनी भी सिक्रेशंस को मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। IgA भी दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है IgM की तरह। जिस तरह IgM दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, ये भी दो फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। एक होती है मोनोमेरिक फॉर्म और एक होती है पॉलीमेरिक फॉर्म। पॉलीमेरिक के अंदर डाइमेरिक फॉर्म भी आ जाती है, बट रिसेंट रिसर्च हमें ये बताती है कि IgA जो है टेट्रामेरिक फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट होती है। मोनोमेरिक फॉर्म कहाँ पर प्रेजेंट होगी, जब तक IgA ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तो वो मोनोमेरिक फॉर्म में ही प्रेजेंट होगी, यानी कि उसका एक वाई शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। लेकिन जैसे ये म्यूकोसल टिश्यू के अंदर चली जाएगी जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी डाइमेरिक फॉर्म के अंदर या फिर टेट्रामेरिक फॉर्म के अंदर। और जो डाइमेराइजेशन होती है वो होती है जे चेन के थ्रू। अब डिस्कस करते हैं IgA के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को। ये इन्वॉल्व होती है ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस क्या होता है, एंटीबॉडीज़ के म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है ट्रांससाइटोसिस। और याद रखिएगा ट्रांससाइटोसिस के प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ दो एंटीबॉडीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, एक होती है IgM और एक होती है IgA। अब क्वेश्चन ये है कि सिर्फ ये ही दो क्यों इन्वॉल्व होते हैं ट्रांससाइटोसिस के प्रोसेस में। ट्रांससाइटोसिस के प्रोसेस में यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के प्रोसेस के लिए के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो होती हैं, एक तो ये कि पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, और दोनों का ही पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। IgM का पेंटामेरिक होता है जबकि IgA का डायमेरिक होता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जे चेन प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो रिकग्नाइज कर रहे होते हैं जे चेन को। तो जे चेन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ IgM और IgA ही ट्रांससाइटोसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ज़्यादा कंसंट्रेशन में जो ट्रांससाइटोसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है या कर रही होती है वो होती है IgA, यानी कि ज़्यादातर IgA ही क्रॉस कर रही होती है म्यूकस मेम्ब्रेन को, क्योंकि वहाँ पर जितने भी म्यूकस सिक्रेशंस होती हैं, म्यूकसोल एसोसिएटेड लम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ पर IgA की लार्ज कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा IgA प्रमोट करती है माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन को थ्रू ADCC, यानी कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी को
विया एनके सेल्स। एडीसीसी क्या होता है, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में एनके सेल्स के अंदर, जहाँ पर जिस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एनके सेल्स के ऊपर एफसीआर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके साथ आईजीए जाके बाइंड करती है और वो प्रमोट करती है एडीसीसी को। तो आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा किस तरह से वायरल सेल्स को या फिर कैंसरस सेल्स को एडीसीसी के थ्रू एनके सेल जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा आईजीए जो वो स्टिमुलेट करती है वो फेगोसाइटोसिस को और ट्रिगर करती है डिग्रैनुलेशन ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स को। ग्रैनुलोसाइट्स के जो डिग्रैनुलेशन है उसको भी ट्रिगर करती है। ये इन्वॉल्व होती है किसी भी टाइप के पैथोजन और टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। याद रखिएगा आईजीए जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो क्लासिकल पाथवे है उसको एक्टिवेट करने में इन्वॉल्व नहीं होती। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक क्लासिकल पाथवे होता है जो कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो एंटीबॉडीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, एक है आईजीएम और एक है आईजीजी। सिर्फ और सिर्फ वही दो इन्वॉल्व होती है, उसके अलावा कोई भी इन्वॉल्व नहीं होती। सो आईजीए भी जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को फिक्स नहीं करती है। नेक्स्ट एंटीबॉडी है आईजीई। इसके अंदर जो हैवी चेन होती है वो एप्सिलॉन होती है। सो एप्सिलॉन की वजह से इसका नाम मिल गया आईजीई। ये एंटीबॉडी ऐसी अमीनोग्लोबुलिन है जिसका लेवल अगर बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो वो कंडीशन प्रॉब्लमेटिक होती है बॉडी के लिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक एलर्जिक रिएक्शन के डेवलपमेंट में होता है। ये लीस्ट अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होती है। इसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा कम होती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंट होता है ना। क्वेश्चन इज अराइजेज कि अगर ये एलर्जिक डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती है तो हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस ही क्यों करती है? क्या ज़रूरत है बॉडी को प्रोड्यूस करने की? ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा यूजलेस एंटीबॉडी है, बल्कि ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और इसका जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स होता है वो पैरासाइटिक वर्म्स लाइक हेलमिंथस और प्रोटोजोआ के अगेंस्ट होता है, बट डिपेंड ऑन इट्स कंसंट्रेशन। अगर हाई हो जाएगी देन लीड्स टू द एलर्जिक और एस्थमा रिएक्शन, और ये हाइपर सेंसिटिविटी 1 को प्रमोट करेगी। लेकिन अगर मॉडरेट अमाउंट में इसकी सिक्रेशन हो रही है, मॉडरेट अमाउंट में इसकी सिंथेसिस हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पैरासिटिक वर्म्स के अगेंस्ट। उसके अलावा जो वेनम होते हैं जैसे कि स्नेक बाइट, वो जो स्नेक जब बाइट करता है वो जो वेनम इंड्यूस करता है बॉडी के अंदर, उसके अगेंस्ट भी ये बहुत अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। आईजीए के हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बेसोफिल और मास्ट सेल्स के ऊपर। ये उनके साथ जाकर बाइंड करती है, उनके डीग्रेनुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। ये क्या करती है, मास्ट सेल और बेसोफिल्स के ऊपर जो एफिनिटी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ये उनके साथ जाके बाइंड करेगी और फिर क्या करेगी, इन जो सेल्स हैं ये ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, इनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उन ग्रैन्यूल्स के अंदर कुछ खास तरह के मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन और प्रोटीएज, ये इनकी डीग्रैनुलेशन करते हैं। फिर जब हिस्टामिन और प्रोटीएज इन सेल से रिलीज होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जाके पैथोजन की जो सरफेस होती है, जो पैथोजन होता है उसको डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरह से ये बहुत अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और वो जो पैरासाइट होते हैं या कोई भी वैनम होता है उनके साथ उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, बट डिपेंड ऑन इट्स कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, लेकिन अगर मॉडरेट लेवल के अंदर ही सेंथिसाइज हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही होती है। तो याद रखिएगा जब हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे वहाँ पर आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक ये कि आईजीई जो कि एलर्जी और एस्थमा काउज करती है, इसके साथ साथ इसके आईजीए के जो रिसेप्टर्स होते हैं, इसकी जो अफिनिटी होती है, बाइंडिंग होती है, वो दो सेल्स मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स के साथ होती है। तो इस तरह मास्ट सेल्स और बेसोफिल भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं एलर्जिक डेवलपमेंट रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी मोनोमेरिक होती है, यानी कि एक वाई शेप स्ट्रक्चर होता है। और इसके साथ साथ आपने याद रखना है इसके अंदर भी हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं होता। हमने डिस्कस किया था कि हिंज रीजन जो है वो दो एंटीबॉडीज़ के अंदर उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता स्ट्रक्चर के अंदर। किन किन के अंदर, एक एम के अंदर आईजीएम और एक आईजीई के अंदर। मी से याद रखना है एम और ई के अंदर हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं होता। हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, इसके अंदर एक एडिशनल डोमेन प्रेजेंट होगी। तो इसकी जो डोमेन होती है वो 4 होती है, यानी कि इनके अंदर कांस्टेंट रीजन के अंदर 4 होती हैं, एक वेरिएबल रीजन के अंदर होती है, तो टोटल हो गई 5, ठीक है।
उसके साथ इनकी अगर हम लोग वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी 2 होती है। एंटीजन बाइंडिंग साइट जो हैं वो 2 होती हैं, क्योंकि वाई शेप स्ट्रक्चर है, एट अ टाइम ये 2 एंटीजन के साथ बाइंड कर सकती हैं। नेक्स्ट और लास्ट एंटीबॉडी वो है आईजीडी। इसके अंदर जो हैवी चेन होती है वो होती है डेल्टा, सो डेल्टा से इसको नाम मिल गया इसका आईजीडी। मैच्योर बी सेल्स की सरफेस पर 2 तरह की एंटीबॉडीज एक्सप्रेस होती है, एक होती है आईजीएम और दूसरी होती है आईजीडी। ये भी मोनोमेरिक होती है, यानी कि ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वाई शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और ये सीरम के अंदर प्रेजेंट होगी तब भी मोनोमेरिक फॉर्म में ही प्रेजेंट होगी, और अगर बी सेल्स की सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस हो रही है तब भी ये क्या होगी, मोनोमेरिक फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट होगी। ये सेकेंड लीस्ट अम्यूनोग्लोबुलिन होती है, जो कि मतलब सेकेंड लीस्ट अबंडेंट अमीनोग्लोबुलिन होती है, जो कि सीरम के अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे ज़्यादा जो कंसनट्रेशन कम होती है वो होती है आईजीई की। उसके बाद सेकंड नंबर पर कम वालों में से, यानी कि जिनकी कंसंट्रेशन कम है उसमें से सेकंड नंबर इसका आता है। सबसे ज़्यादा याद रखिएगा कम आईजीई की होती है, सेकंड लीस्ट जो होती है वो होती है आईजीडी। इनके पास भी एंटीजन बाइंडिंग साइट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनके साथ भी एंटीजन जो है वो आखिर बाइंड करती है, लेकिन इनका जो अभी तक क्लियर फंक्शन है, क्लियर बायोलॉजिकल फंक्शन है, वो अभी तक अननाउन है, नहीं पता ये किन टाइप के पैथोजेंस के अगेंस्ट वर्किंग कर रही होती है। जैसे हमें पता है आईजीई जो है वो हेलमिंथेसिस के अगेंस्ट, पैरासाइट्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा होता है, लेकिन इसका अभी तक इस तरह का कोई फंक्शन नहीं पता। लेकिन ये कहा जाता है कि ये बी सेल्स की एक्टिवेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इनके जो रिसेप्टर्स ये वर्क कर रही होती हैं बी सेल्स बीसीआर के तौर पर, यानी कि बी सेल रिसेप्टर के तौर पर बी सेल्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो एक्टिवेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अब ये किन चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती हैं, उसके साथ साथ ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करने के अंदर भी इन्वॉल्व नहीं होती। उसके अलावा ये ऑप्सनाइजेशन के प्रोसेस को भी प्रमोट नहीं करती हैं। ये मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, इनके अंदर हिंज रीजन प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ इनके अंदर जो अमीनोग्लोबुलिन डोमेन होती है वो भी 3 ही होती हैं, क्योंकि हिंज रीजन प्रेजेंट है तो 3 ही डोमेन इनके अंदर प्रेजेंट होंगी। 3 जो होंगी वो कांस्टेंट रीजन के अंदर प्रेजेंट होंगी, एक जो होगी वो वेरिएबल रीजन के अंदर प्रेजेंट होगी। अब लास्ट में इन सब एंटीबॉडीज़ का कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हैवी चेन को। आईजीएम के अंदर जो हैवी चेन प्रेजेंट होती है वो होती है म्यू, आईजीजी के अंदर गामा, और जो आईजी है उसके अंदर अल्फा प्रेजेंट होती है, आईजीई के अंदर एप्सिलॉन, आईजीटी के अंदर डेल्टा प्रेजेंट होती है। आईजीएम का जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटामेरिक होता है, यानी कि 5 एंटीबॉडीज़ होती हैं। आईजीए का मोनोमेरिक होता है, एक वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, जबकि सिक्रेटरी आईजीए जो है वो डायमेरिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो 2 एंटीबॉडीज़ है वो आपस में लिंक्ड होती हैं। आईजीई का जो होता है वो मोनोमेरिक होता है, एक वाई शेप स्ट्रक्चर होता है। आईजीडी के अंदर भी एक ही वाई शेप स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट, कि एक एंटीबॉडी के अंदर कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं या कितनी वैलेंसीज होती हैं उसकी। आईजीएम में वो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है, अगर एक वाई शेप स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, तो सिंपली क्या करना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरह आईजीजी एक मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है, एक वाई शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो कितनी होंगी, 2। आईजीए के अंदर 4 होंगी, क्योंकि एक स्ट्रक्चर के अंदर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं, तो आईजीए के अंदर डायमेरिक स्ट्रक्चर होता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा 4। आईजीई और आईजीडी दोनों ही मोनोमेरिक होती है, तो इनकी जो वैलेंसी होगी या एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होंगी वो कितनी होंगी, 2। नेक्स्ट है मॉलिकुलर वेट, जो कि डाल्टन्स में कैलकुलेट किया जाता है। सबसे ज़्यादा किसका होगा, जाहिर सी बात है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर का होगा, आईजीएम का होगा, कितना होगा, 9 लाख। उसके बाद आ जाएगा डायमेरिक स्ट्रक्चर 3,85,000, और उसके बाद आ जाएगा आईजीडी का 1,80,000, फिर ई का 2 लाख, और सबसे ज़्यादा कम जो होता है वो 1,50,000 होता है। सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि हैवीएस्ट किसका है, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है और सबसे ज़्यादा कम किसका है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पेंटामेरिक स्ट्रक्चर का होगा 9 लाख, और सबसे ज़्यादा कम जो होगा, सबसे कम जो होगा वो होगा आईजीजी का। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ टोटल एंटीबॉडीज इन सीरम, कि सीरम के अंदर इनकी टोटल परसेंटेज कितनी हो, किसकी ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है आईजीजी की। इसको याद करने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है, आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो है गम दे को, G A
एम, गम, डी ई दे, गम दे। बस इसको याद कर लेना है। इसी से आपको इनकी परसेंटेज भी याद हो जाएगी सीरम के अंदर। इसी से आपने गम दे से इनकी हाफ लाइफ भी याद कर लेनी है। सबसे पहले जी आ रहा है तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो होगी, परसेंटेज जो होगी वो होगी जी की, उसके बाद ए की, फिर थर्ड नंबर पर एम की, फिर डी की और फिर ई की। ठीक है, इसी तरह हाफ लाइफ भी सबसे ज़्यादा जी की होगी, फिर ए की, फिर एम की, फिर डी की और ई की। हाफ लाइफ क्या होती है कि ड्यूरेशन कितने पीरियड के लिए कोई भी जो एंटीजन है वो एंटीबॉडीज़ है वो सीरम के अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे ज़्यादा टाइम जो ड्यूरेशन होता है वो जी का होता है, उसके बाद ए का, एम का, और सबसे कम जो टाइम पीरियड होता है वो होता है ई का। फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्लेसेंटा को किन के अंदर एबिलिटी होती है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एबिलिटी होती है किसके अंदर, आईजीजी के अंदर। सिर्फ आईजीजी ऐसी होती है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है। और आईजीजी अगर ह्यूमंस की बात करें तो 4 तरह की आईजीजी होती है, IgG1, IgG2, IgG3 और IgG4। याद रखिएगा IgG2 2 नंबर, IgG2 2 नंबर है तो इसको परमिशन नहीं मिलती कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सके। बाकी 3 जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है। सिर्फ 2 नंबर जो है वो 2 नंबर है ना, हम लोग कभी भी जो भी 2 नंबर पर्सन होते हैं उन्हें कहीं भी जाने की परमिशन नहीं मिलती है। तो इसी तरह 2 नंबर एंटीबॉडी है तो आपने याद रखना है इसको भी परमिशन नहीं है कि ये भी क्रॉस कर सके किसको, प्लेसेंटा को। IgG2 कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती। अब देखते हैं कि कौन कौन सी एंटीबॉडीज है जो कि फिक्स करती है किसको, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। IgM इन्वॉल्व होती है क्योंकि इसके पास 5 FC रीजन होते हैं और क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट होने के लिए मिनिमम 2 FC रीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो IgM जो है वो सबसे अच्छी जो होती है फिक्सर होती है क्योंकि ये FC रीजन प्रोवाइड कर देती है। उसके साथ साथ IgG है, ये भी इन्वॉल्व होती है। जो बाकी 3 होती है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर पाती। अब किन किन के FC बाइंड जो होते हैं वो सेल्स के ऊपर, जो इम्यून सेल्स हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन बाइंड कर सकता है, IgG बाइंड कर सकते हैं। जितने भी फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं लाइक न्यूट्रोफिल्स, उनके ऊपर FC के बाइंडिंग के लिए FCR प्रेजेंट होते हैं। तो IgG जो है वो जाके बाइंड कर सकती है किसके साथ, न्यूट्रोफिल्स के साथ, फैगोसाइटिक सेल्स के साथ। उसके अलावा AgE के FCR प्रेजेंट होते हैं मास्ट सेल और बेसोफिल्स के साथ। ये उनकी सरफेस के साथ जाके IgE बाइंड कर लेती है। फंक्शंस की बात करें तो IgM का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स में ये सबसे पहले सिक्रिएट होने वाली एंटीबॉडी होती है। ये आप ऐसे कह ले IgM ये माँ है, सारी की सारी जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं ये उनकी मदर होती हैं। क्यों क्यों कहा जाता है इसको मदर ऑफ एंटीबॉडीज़, क्योंकि जैसे माँ जब भी किसी बच्चे को चोट लगती है तो मम्मा सबसे पहले भागती हैं ना, सबसे पहले एक्टिवेट होती हैं। तो उसी तरह ये जो IgM है ये भी सबसे पहले एक्टिवेट होती है। जब भी किसी भी टाइप की एंटीजन की एंट्री होती है बॉडी में तो सबसे पहले ये एक्टिवेट होती है। फिटस के अंदर भी सबसे पहले यही एंटीबॉडी डेवलप होती है, यही एंटीबॉडी सिंथेसाइज होती है। और जब कोई 20 सेल भी किसी भी एंटीबॉडी को सिंथेसाइज करेगा वो भी सबसे पहले किसको करता है, IgM को। फिर क्लास स्विचिंग के थ्रू जो IgM है वो बाकी के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। बेस्ट एट फिक्सिंग कॉम्प्लीमेंट, ये सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्लासिकल पाथवे को फिक्स करती है। इसके साथ ये मोनोमेरिक फॉर्म में 20 सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है तो वर्क करी होती है एज अ 20 सेल रिसेप्टर। IgG की बात करें तो ये मेन ब्लड एंटीबॉडी होती है जो कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स के अंदर ही इन्वॉल्व होती है। IgM जो है वो प्राइमरी में इन्वॉल्व होती है जबकि IgG होती है वो सेकेंडरी में। जब सेकेंड टाइम एंट्री होती है तो तब ये जो होती है वहाँ पर अपना रोल प्ले कर रही होती है। उसके अलावा न्यूट्रलाइज करती है टॉक्सिन्स को, वर्क करती है एज अ ऑप्सोनिन ऑप्सोनाइजेशन के प्रोसेस में। IgG ये जो है जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर सिक्रेशंस होती हैं, मिल्क, टेयर, स्लाइवा, उन सब के अंदर ये प्रेजेंट होती है। और जितने भी वो बॉडी के पार्ट जो कि बॉडी जो इन्वायरमेंट से एक्सपोज हो रहे होते हैं, जिनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इन्वायरमेंट के साथ, नोज, माउथ, उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। IgE ये इन्वॉल्व होती है कहाँ पर, एलर्जी और एंटी पैरासाइटिक एक्टिविटी के अंदर। याद रखिएगा एलर्जी ही सिर्फ कॉज नहीं करती IgE, इसका एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है। जितने भी बॉडी के अंदर पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं हेलमिंथस और प्रोटोजोआ के थ्रू, ये उनके अंदर उनके अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और जो IgD है इसके क्लियर फंक्शंस अभी तक अननाउन है, पता नहीं है कि
किन किन के अगेंस्ट ये वर्किंग करती है, वायरस के अगेंस्ट करती है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट करती है, लेकिन ये कहा जाता है कि बी सेल्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है आईजीएम के साथ साथ, और उसके अलावा बी सेल्स की एक्टिवेशन और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में भी एक अपना रोल प्ले करती है। अब इनके हैवी चेन की और लाइट चेन की बात करते हैं। आईजीजी के अंदर 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन प्रेजेंट होंगी। आईजीए के अंदर 2 ही हैवी चेन और 2 लाइट चेन प्रेजेंट होंगी। आईजीएम में 5 हैवी चेन और 5 लाइट चेन प्रेजेंट होंगी, जबकि आईजीडी में 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। आईजीई में भी ऐसा ही होगा, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन प्रेजेंट होंगी। स्ट्रक्चर की बात करें तो आईजीजी जो होता है मोनोमेरिक होता है और मोनोमेरिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है हर जगह पर। आईजीए जो है मोनोमेरिक और डायमेरिक दोनों फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मोनोमेरिक अगर ब्लड के अंदर प्रेजेंट होंगे, डायमेरिक फॉर्म में अगर ये म्यूकस टिश्यू के अंदर जैसे ही म्यूकस के अंदर एंटर होती है तो ये डायमेरिक फॉर्म के अंदर ही एंटर होती है। आईजीएम जो है पेंटामेरिक फॉर्म और एज वेल एज मोनोमेरिक फॉर्म, ये भी दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अगर बी सेल की सरफेस के ऊपर बीसीआर के तौर पर प्रेजेंट है तो तब मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर वैसे ही सीरम के अंदर प्रेजेंट है तो पेंटामेरिक फॉर्म में होगा। और आईजीडी और आईजीई ये तो होते ही हर जगह मोनोमेरिक फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट। हिंज रीजन की बात करें कि किन किन के अंदर प्रेजेंट होता है, तो आईजीजी, आईजीए और आईजीडी इनके अंदर हिंज रीजन प्रेजेंट होता है। किसके अंदर नहीं प्रेजेंट होता? एमई के अंदर नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, तो आपने याद रखना है मी से एमई के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। जे चेन की बात करें तो जे चेन जो होती है वो आईजीजी, ए और डी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। किन के अंदर प्रेजेंट होती है? एम और ए के अंदर प्रेजेंट होती है। किससे? माँ से याद रखना है एम ए के अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है एम का और ए का वो पोलोमेरिक होता है। पॉलीमेरिक होता है, तो पोलोमेरिक जो होगी वो जे चेन ही उन्हें ज्वाइन करेगी। ये जे चेन जो होती है वो ग्लू के तौर पर या लॉक के तौर पर, ताले के तौर पर काम करती है, जो कि सारी एंटीबॉडीज़ को जितनी भी होती है उन सबको आपस में जोड़ देती हैं, उनको लॉक कर देती हैं। आईजी डोमेन्स की बात करते हैं। आईजीजी इसके अंदर हिंज रीजन नहीं प्रेजेंट तो 4 ही होंगी डोमेन। ए के अंदर भी प्रेजेंट नहीं है तो 4 होंगी। उसके अलावा डी के अंदर भी प्रेजेंट नहीं है तो कितने होंगे? 4 ही होंगी। अब जिनके अंदर हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं होता उनके अंदर एक एडिशनल डोमेन प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब मी के अंदर एक एडिशनल डोमेन प्रेजेंट होगी। एंड दिस इज द होल स्टोरी ऑफ क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके लिए लेक्चर यूज़फुल था तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। अल्लाह हाफिज़।